तो हम लोगों ने देखा मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। हम लोग देख रहे थे मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या है कि जब भी हम कोई एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में प्रोग्राम क्यों लिखते हैं कि एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक। उस प्रोग्राम को जब कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, उसे एरर के लिए चेक करता है, और अगर सब कुछ सही है तो उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ये सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट होती है, ठीक। और ये जो टास्क है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब एक टास्क पूरा होता है तो जब तक एक टास्क पूरा नहीं होता तब तक दूसरा टास्क शुरू नहीं होता, ठीक है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि कई बार सीपीयू को टास्क एक एग्जीक्यूट करने में समय लगता है, तो उसको वेट करना पड़ता है। अब ये जो सीपीयू का वेटिंग टाइम है, ये वेटिंग टाइम कई कारणों से हो सकता है। किसी मान लीजिए कि यूज़र ने इनपुट नहीं दिया, नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम है, या और भी कोई वजह है, इस वजह से सीपीयू को वेट करना पड़ता है। लेकिन जब ये वेटिंग प्रोसेस में जाता है सीपीयू, तो क्या होता है कि हम उसको पूरी तरह यूज़ नहीं कर पाते। सीपीयू का जो टाइम है हम पूरी तरह यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, और सीपीयू आइडियल कंडीशन में चला जाता है। अब ये जो आइडियल कंडीशन में चला जाता है सीपीयू, इस समय क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक टास्क के लिए समय लग रहा है तो उस टास्क का जो समय है उस समय में हम दूसरा एक टास्क सीपीयू से एग्जीक्यूट करवा लें साइमल्टेनियसली। तो हाँ, ये पॉसिबल है। तो ये जो वेट टाइम होता है, इस वेट टाइम में क्या करते हैं कि कोई एक दूसरा टास्क जो उस टाइम में सीपीयू एग्जीक्यूट कर दे, ऐसा सीपीयू को दिया जाता है, और सीपीयू के टाइम को यूटिलाइज़ किया जाता है। और ये जो सारी प्रोसेस है, इस सारी प्रोसेस को कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग एक जावा का बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, और इस फीचर की वजह से जावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि थ्रेड क्या है। थ्रेड को हमने देखा था कि थ्रेड क्या है। थ्रेड एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, इस फ्रेज द्वारा उसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। मतलब किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जब चल रहा होता है तो वो प्रोग्राम एक थ्रेड कहलाता है, ठीक है। अब तक हमने क्या देखे थे, सिंगल थ्रेड प्रोग्राम्स देखे थे, लेकिन अब हम जो देखेंगे प्रोग्राम, वो मल्टी थ्रेड प्रोग्राम्स भी देखेंगे। फिर हमने फिर देखा कि जैसे एक से ज़्यादा थ्रेड है, दो या दो से अधिक थ्रेड है, तो जो सीपीयू का जो टाइम होता है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज़ नहीं होता, क्योंकि जब एक थ्रेड किसी कारणवश वेट प्रोसेस में होता है तो दूसरा थ्रेड हम लोग अगर एग्जीक्यूट नहीं करवाते सीपीयू से तो सीपीयू का टाइम वेस्ट होता है। लेकिन अगर हम उसी समय पहला थ्रेड जब वेटिंग प्रोसेस में है तो उसी समय जब सीपीयू को दूसरा थ्रेड दे दे एग्जीक्यूशन करने के लिए, तो ये मल्टी थ्रेडिंग कहलाएगा, और सीपीयू का टाइम सही यूटिलाइज होगा। और इससे क्या हो जाएगा, हम जो एप्लीकेशन बनाएंगे ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन भी फास्ट हो जाएगा। तो हर एक थ्रेड की एक लाइफ साइकिल भी देखी थी हमने। लाइफ साइकिल क्या होता है कि थ्रेड कैसे स्टार्ट होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है और कैसे डिस्ट्रॉय होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि न्यू से एक नया थ्रेड क्रिएट होता है, फिर वो रनेबल स्टेट में आता है, न्यू स्टेट से रनेबल स्टेट में आता है, ठीक है। फिर वो रनेबल स्टेट से रनिंग स्टेट में आता है, और रनिंग स्टेट से अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ सही एग्जीक्यूट हो गया, तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन केस अगर थ्रेड को वेटिंग स्टेट में जाना पड़ा,
तो उसका एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल कैसा रहेगा कि न्यू होगा, फिर रनेबल स्टेट में जाएगा, रनेबल स्टेट से रनिंग स्टेट में जाएगा, रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जाएगा, और वेटिंग स्टेट में वो सारा जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट एग्जीक्यूशन होने के बाद वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने एक इस डायग्राम के थ्रू हमने देखा था कि किस तरीके से ये न्यू से रनेबल में, रनेबल से रनिंग में, रनिंग से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अगर इन केस वो वेटिंग प्रोसेस में होता है या स्लीपिंग स्टेट में होता है तो किस तरीके से उसे वेट करना पड़ता है, और फिर वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो थ्रेड्स होते हैं उन थ्रेड्स की प्रायोरिटीज़ होती है कि कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसकी हम प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। ये जो प्रायोरिटी है ये हम न्यूमेरिकली डिसाइड कर सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक हम लोग उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 1 इज़ मिनिमम प्रायोरिटी और 10 इज़ मैक्सिमम प्रायोरिटी। ठीक है, तो किसी भी थ्रेड को प्रायोरिटी सेट करने के लिए हम लोग सेट प्रायोरिटी मेथड का यूज़ करते हैं, और उस मेथड की प्रायोरिटी गेट करने के लिए गेट प्रायोरिटी मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि किस तरीके से मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जावा में किस तरीके से मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो 2 तरीके से हमने जाना था कि 2 तरीके से मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके, और दूसरा तरीका होता है रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। ठीक है, तो इन 2 तरीके से हम हमारा मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम थ्रेड क्लास को अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं या फिर रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, तब भी हमें रन मेथड को ओवरराइड करना ही पड़ता है। कोई भी मेथड आप लोग चूज़ कर लीजिए इसमें से, या तो थ्रेड क्लास या फिर रनेबल इंटरफेस, रन मेथड जो है वो हमें ओवरराइड करनी पड़ती है। रन मेथड के थ्रू हम लोग मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि थ्रेड क्लास से इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। थ्रेड क्लास की कुछ हमने इम्पोर्टेंट्स मेथड्स देखी थी कि कौन सी मेथड्स थ्रेड क्लास की इम्पोर्टेंट है कि जो हमें मल्टी थ्रेडिंग में काम में आने वाली है। जैसे गेट नेम है, गेट नेम मेथड क्या करती है, उस थ्रेड का नाम रिटर्न करती है। गेट प्रायोरिटी ये मेथड उस थ्रेड की प्रायोरिटी रिटर्न करती है। अगर हमें चेक करना है कि थ्रेड अलाइव है कि नहीं, तो इज़ अलाइव ये मेथड है। दो थ्रेड को अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन नाम की मेथड है हमारे पास। रन मेथड जो है वो थ्रेड का टास्क डिफाइन करती है किसी पर्टिकुलर मेथड में, तो हम लोग उसे ओवरराइड करते हैं। स्लीप मेथड जो है वो स्लीप मेथड क्या करती है, हमें कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम देती है थ्रेड एग्जीक्यूशन में। और स्टार्ट मेथड जो है वो थ्रेड को एग्जीक्यूट करने का, स्टार्ट करने का काम करती है। ये कुछ इम्पोर्टेंट्स हमने मेथड्स देखी थी। मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म करने के लिए हमें इन सभी मेथड्स को ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं होती। हम सिर्फ रन मेथड को ओवरराइड करते हैं, और जावा में मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है, रन मेथड। ठीक है, थ्रेड क्लास में जो होते हैं वो 4 कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन किए गए हैं, जो अलग अलग मल्टी थ्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स के अनुसार एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अब जानते हैं रन मेथड के बारे में। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म करने के लिए कोई सा भी हम लोग तरीका यूज़ करें, रन मेथड को ओवरराइड करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, आइदर हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करें या फिर रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करें, हमें रन मेथड को ओवरराइड करना ज़रूरी है। ये जो मेथड है
ये अगर हम थ्रेड क्लास के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्टार्ट मेथड के द्वारा कॉल किया जा सकता है, और स्टार्ट मेथड इंटरनली रन मेथड को कॉल कर देता है। थ्रेड क्लास को इम्प्लीमेंट करते समय हमें दूसरे मेथड को ओवरराइड हम दूसरे मेथड को भी ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन रन मेथड को ओवरराइड करना कंपलसरी होता है, ठीक है, अनिवार्य होता है। इसी प्रकार अगर हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तब भी रन मेथड की डेफिनेशन प्रोवाइड करना हमें अनिवार्य होता है। ठीक, फिर हमने स्टेप्स देखे थे कि किस तरीके से स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं जब हम थ्रेड क्लास का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि हमारे क्लास में एक्सटेंड करते हैं थ्रेड क्लास को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रन मेथड को हमारे क्लास में ओवरराइड करते हैं, ओके। इसके बाद जो क्लास है जिसे हमने थ्रेड क्लास को इम्प्लीमेंट किया है उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय कंस्ट्रक्टर को थ्रेड का यूनिक नाम भी पास कर देते हैं। इसके बाद उस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं, और स्टार्ट मेथड क्या करता है, रन मेथड को कॉल करता है, और हमारा थ्रेड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से हम थ्रेड क्लास का इम्प्लीमेंट करते हैं। थ्रेड क्लास को यूज़ करके एक्सटेंड करके हम मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमने एक एग्जांपल देखा था कि किस तरीके से थ्रेड क्लास को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम थ्रेड क्लास को स्टार्ट मेथड थ्रू कॉल कर सकते हैं, रन मेथड को स्टार्ट मेथड के थ्रू कॉल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि रनेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। तो जब हम इंटरफेस की बात करते हैं तो इंटरफेस कब आता है हमारे जहन में, कब आता है कि हम लोग इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन का कब सोचते हैं, कि जब हमने ऑलरेडी एक क्लास को एक्सटेंड कर लिया है, ठीक है। जावा हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रोवाइड नहीं करता। अगर हमें जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल करवाना ही है तो हम इंटरफेस का यूज़ कर सकते हैं। तो इन दैट केस जब हम ऑलरेडी एक क्लास को एक्सटेंड कर हमने कर लिया है और हमें और एक क्लास को एक्सटेंड करना है, ऐसी सिचुएशन में हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ऐसी ही कोई सिचुएशंस होगी जहाँ पे हमने एक ऑलरेडी क्लास एक्सटेंड कर लिया है, या डायरेक्टली भी हम लोग उसे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जावा में मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म करने का दूसरा तरीका रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होता है। रनेबल इंटरफेस का एक फंक्शनल इंटरफेस है, इसमें सिर्फ एक ही रन मेथड डिफाइन किए गए हैं जिसकी डेफिनेशन हमें अपनी क्लास में प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी देखा था कि थ्रेड क्लास को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तब भी हमें रन मेथड को बॉडी प्रोवाइड करनी होती है, और अगर हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तब भी हमें रन मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा और बॉडी प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म करने के लिए रनेबल इंटरफेस के थ्रू कि कुछ जैसे हमने थ्रेड क्लास में कुछ स्टेप्स देखे थे वैसे यहाँ पे भी स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एक क्लास क्रिएट करते हैं कि जो रन मेथड को हेलो जी जी ओह सॉरी सॉरी ठीक है, ओके। तो हमने देखा था कि रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते समय क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है।
तो सबसे पहले क्या करता है, जिस क्लास को हमने क्रिएट किया है उस क्लास में रन मेथड को हम लोग बॉडी प्रोवाइड करते हैं और रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके रन मेथड को बॉडी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसे आर्गुमेंट के रूप में कंस्ट्रक्टर को रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास और थ्रेड के नाम से पास कर देते हैं। ये जब हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे तब ये ज़्यादा क्लियर होगा। आज हम उसका प्रोग्राम भी देखेंगे। इसके बाद क्या होता है कि थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट थ्रेड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेथड को कॉल करते हैं और थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमने रनेबल इंटरफेस का एग्जांपल देखा था कि जैसे क्लास माई थ्रेड है। माई थ्रेड ने क्या किया, रनेबल जो इंटरफेस है उसे इम्प्लीमेंट किया। फिर हमने क्या किया, एक माई थ्रेड ये जो यूज़र डिफाइंड क्लास है, इस क्लास में थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बनाया टी नाम से। ठीक है, और उस टी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने स्टार्ट मेथड को कॉल किया और स्टार्ट मेथड इंटरनली रन मेथड को कॉल करती है। लेकिन ये जो रन मेथड है ये कहाँ की है, ये रनेबल इंटरफेस की ये मेथड है, लेकिन इस रनेबल इंटरफेस में इस मेथड को बॉडी नहीं है। इस वजह से हमने यहाँ पर हमारे क्लास में माई थ्रेड क्लास में यहाँ पर उसे बॉडी दी है और ये स्टार्ट मेथड इस रन मेथड को कॉल करेगी। और ये सब प्रोसेस कब होगी, जब हम हमारा मेन मेथड में मेन थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर में जैसे ही ये थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्रिएट होने के बाद स्टार्ट मेथड को कॉल हुआ और ये रन मेथड इम्प्लीमेंट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम देखते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। तो जावा में जब मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म करते हैं उस समय 2 या 2 से अधिक जो थ्रेड्स होते हैं उनको एक रिसोर्स मतलब मेथड जो होती है रिसोर्स पर एक्सेस अगर चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है कि कौन सी मेथड को कौन से थ्रेड को पहले एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए एक टेक्निक का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और इस टेक्निक के ज़रिए एक समय पे एक ही थ्रेड वो रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए प्रोवाइड करती है और इस टेक्निक को हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन की जो टेक्निक है इसमें किसी भी मेथड को हम उसको सिंक्रोनाइज बना देते हैं। इसके लिए जो मेथड होती है उसकी डेफिनेशन से पहले हमें सिंक्रोनाइज कीवर्ड ऐड कर देना पड़ता है, जैसा कि यहाँ पे हमने दिया है। ये जो सिंक्रोनाइज कीवर्ड है, इससे क्या होगा कि ये मेथड जो है माय मेथड, ये मेथड सिंक्रोनाइज हो जाएगी। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले मॉनिटर का कंसेप्ट समझना होगा हमें कि मॉनिटर क्या होता है। हर ऑब्जेक्ट के साथ उसका एक मॉनिटर जुड़ा होता है। जब भी कोई हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके साथ एक मॉनिटर जुड़ा होता है। जब कोई थ्रेड सिंक्रोनाइज मेथड को कॉल करती है तो वो जो थ्रेड होती है वो मॉनिटर में एंटर हो जाती है। ठीक है, जैसे ही थ्रेड मॉनिटर में एंटर होती है जैसे ही थ्रेड मॉनिटर में एंटर होती है उस रिसोर्स पर लॉक लग जाता है। अब जब तक ये थ्रेड उस रिसोर्स को फ्री नहीं करती तब तक कोई दूसरा थ्रेड इस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। मीन्स क्या होता है कि जब हम एक मेथड को सिंक्रोनाइज कर देते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए जब कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस मेथड को कॉल करते हैं तो जब तक वो ऑब्जेक्ट का एग्जीक्यूशन
उस मेथड का एग्जीक्यूशन उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो रिसोर्स जो होता है, वो जो मेथड होती है वो लॉक होती है। जब तक वो ऑब्जेक्ट उसे फ्री नहीं कर देगा तब तक वो मेथड लॉक रहेगी, और जब उसे ऑब्जेक्ट वो फ्री कर देगा तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को एक्सेस करने की परमिशन दे देगी। इसीलिए क्या होता है कि एट ए टाइम सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो किसी किसी भी रिसोर्स को सिंक्रोनाइज बनाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि जैसे मेथड को हमने सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा दिया और उसको सिंक्रोनाइज बना दिया। दूसरे तरीके में क्या होता है कि सिंक्रोनाइज ब्लॉक क्रिएट करते हैं और इस ब्लॉक में उस क्लास के मेथड को कॉल करते हैं जिसको आपको सिंक्रोनाइज बनाना है। ठीक है, जैसे ये सिंक्रोनाइज है, हमने S1 यहाँ पे क्या है, S1 इज़ अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास विच मेथड यू आर गोइंग टू कॉल। ठीक है, तो हमने क्या किया, S1 के ऑब्जेक्ट को यहाँ सिंक्रोनाइज ब्लॉक को पास कर दिया और यहाँ पे हमारा जो ये है ये सारा सिंक्रोनाइज ब्लॉक है। इस तरीके से भी हम हमारी जो रिसोर्सेस है वो सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। अब सिंक्रोनाइजेशन क्या है, तो जावा में क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग के लिए सिंक्रोनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जावा में सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक थ्रेड, जब हम सिंक्रोनाइजेशन इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक थ्रेड को एक समय पे एक पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूशन करने को मिलता है। ठीक है, और सीपीयू का पूरा समय हम लोग वेटिंग प्रोसेस के बिना हम लोग पहले उसे दे देते हैं। ठीक है, जब हम जावा में सिंक्रोनाइजेशन में एक बार में एक ही थ्रेड को एक्सेस कर सकते हैं तो इस वजह से हमारा एप्लीकेशन भी एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है और हमें प्रॉपर आउटपुट भी मिलता है। ठीक है, तो क्यों यूज़ करना है सिंक्रोनाइजेशन हमें, तो जावा में जब हम दो थ्रेड या दो से अधिक थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं तब एक साथ ये थ्रेड साइमल्टेनियसली चलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि थ्रेड का जो इस्तेमाल किए गए डेटा में भी हो सकता है कि करप्ट हो जाए। इससे प्रॉब्लम्स ऐसे क्रिएट होते हैं कि जावा में सिंक्रोनाइजेशन, ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जावा में सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ किया जाता है। जब थ्रेड के लिए सिंक्रोनाइजेशन इस्तेमाल होता है तो एक बार में शेयर रिसोर्स पर एक ही थ्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, और इससे ये जो डेटा करप्शन वाली प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ये नहीं आती प्रॉब्लम। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन दो तरीके से देख सकते हैं हम कि मेथड्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं या फिर ब्लॉक को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज ब्लॉक लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, ये एक एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि विदाउट सिंक्रोनाइजेशन अगर हम हमारा जावा का कोड लिखते हैं ठीक है, विदाउट सिंक्रोनाइजेशन अगर हम जावा का कोड लिखते हैं तो किस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर हो रही है ना, ठीक है। तो हमने एक क्लास लिया है, क्लास टेबल। ठीक है, इस क्लास में हमारे पास एक मेथड है, इस क्लास में हमारे पास एक मेथड है और उस मेथड में
प्रिंट टेबल इस नाम की एक मेथड है और ये एक इंटीजर पैरामीटर एक्सेप्ट करती है। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये सिंक्रोनाइज नहीं है। इस मेथड में हमने क्या किया है, एक फॉर लूप लिया है, उसे 1 से लेकर 5 तक आइट्रेट किया है और उसे क्या किया है, n हमारा क्या है, ये जो नंबर है, ये नंबर को हमने दे दिया यहाँ पर। ठीक, और उस नंबर को हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ix के साथ। और यहाँ पर हमने क्या किया, उसके बाद में ट्राई ब्लॉक यूज़ किया है। थ्रेड जो है, इस थ्रेड क्लास की मेथड हमने स्लीप मेथड यूज़ की है और उसको 400 से डिले कर दिया है। ये जो 400 ये इंटीजर नंबर है, ये क्या होता है, ये मिली सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पर बता रहे हैं कि जब ये मेथड कॉल होगी प्रिंट टेबल, तब क्या होगा कि जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो हर आइट्रेशन में 400 मिली सेकेंड्स हम लोग डिले चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस वजह से स्लीप मेथड को कॉल किया है एंड 400 मिली सेकेंड्स का हमने यहाँ पे टाइम दिया है। यहाँ पर हमने ये जो टेबल क्लास है ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा mythread1 क्लास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इस क्लास में कोई प्रॉब्लम? ओके, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक हमने यूज़र डिफाइंड क्लास लिखा है टेबल नाम से। ठीक है, इस टेबल नाम के क्लास में हमारे पास सिर्फ एक मेथड है और इस मेथड में प्रिंट टेबल नाम की एक मेथड है। ये जो मेथड है प्रिंट टेबल, ये क्या करती है, एक इंटीजर पैरामीटर एज अ आर्गुमेंट लेती है। इस मेथड में हमने एक फॉर लूप लिखा है और उस फॉर लूप में 1 से लेके 5 तक आइट्रेशंस किए। ओके, और यहाँ पर प्रिंट क्या किया है हमने, ये जो नंबर है यहाँ पर n जो हम पास करेंगे, उस नंबर को यहाँ पे i से मल्टीप्लिकेशन किया है। मान लीजिए कि हमने 2 पास किया तो 2 इंटू 1, ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। तो ऐसे 5 तक आइट्रेशंस चलेंगे, तो मतलब 2 उसके बाद होगा 4, फिर होगा 6, ऐसे 10 तक प्रिंट होगा और फिर ये लूप ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये 2 से लेके 10 तक जब प्रिंट होगा तब क्या होना चाहिए, हमने यहाँ पर बताया कि स्लीप मेथड को हमने कॉल किया है। ठीक है, तो स्लीप मेथड क्या करती है, ये जो टाइम दिया है यहाँ पर, ये जो इंटीजर नंबर दिया है यहाँ पर, तो ये इंटीजर नंबर मिली सेकेंड्स में है। ठीक है, मिली सेकेंड्स में है। तो मिली सेकेंड्स माने सेकेंड्स का 10वां भाग। ठीक है, तो 400 मिली सेकेंड्स हम टाइम डिले चाहते हैं यहाँ पे। हमने ये ट्राई और कैच पे लिखा है। हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखा था कि हम लोग कैसे ट्राई और कैच को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मुझे लग रहा है कि मे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो कोड है यहाँ पे एरर आ सकते हैं, तो इस वजह से मैंने ये कोड लिखा है ट्राई एंड कैच में, और एक्सेप्शन में हमने यहाँ कैच ब्लॉक में हमने एक्सेप्शन कैच किया है। ठीक है, अब क्लियर है ये या फिर से रिपीट करना है? ओके, ग्रेट। नेक्स्ट क्लास में हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट एक क्लास लिखा है mythread1, उसको एक्सटेंड किया है हमने थ्रेड क्लास से। ठीक है, तो थ्रेड क्लास से जब हमने एक्सटेंड किया, ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ? सिंगल इनहेरिटेंस है, ग्रेट। ओके, तो हमने एक्सटेंड किया mythread क्लास में, mythread क्लास में एक्सटेंड किया थ्रेड क्लास को। फिर हमने क्या किया, एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे टी का, टेबल का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया टी, और इस mythread के कंस्ट्रक्टर को हमने ये जो ऑब्जेक्ट है ये पास कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और फिर हमने क्या किया,
रन मेथड को इस माई थ्रेड क्लास में हमने ओवरराइड किया है। रन मेथड किस क्लास की है? थ्रेड क्लास की है। ठीक है, थ्रेड क्लास की ये जो मेथड है, इस मेथड को हमने यहाँ पर ओवरराइड किया है। और ये जो टी ऑब्जेक्ट है, इस टी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने प्रिंट टेबल को, इस ये जो टेबल है प्रिंट टेबल, इस मेथड को कॉल किया। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या दिया? 5 नंबर। ठीक है, तो ये नंबर कहाँ कलेक्ट होगा? n में। तो ये जो आइट्रेशंस होंगे फॉर लूप के, तो ये कैसे होंगे? 5, 10, 15, 20 एंड 25, 5 तक होंगे। ये यहाँ पर प्रिंट होगा ये। ठीक है ना? तो ये क्लियर है ये, या फिर से एक्सप्लेन करना है? ओके, जैसे हमने माई थ्रेड 1 क्लास को एक्सटेंड किया है, डिफ़ाइन किया है, वैसे ही हमने यहाँ पर दूसरा क्लास लिखा माई थ्रेड 2, और सेम प्रोसेस की हमने उसे एक्सटेंड किया थ्रेड क्लास से। यहाँ पर भी हमने टेबल क्लास का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया। माई थ्रेड 2 को हमने टेबल क्लास का एक जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है उसे कलेक्ट किया यहाँ पे, और उसे इनिशियलाइज भी कर दिया। एंड जब माई थ्रेड 2 ने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया है, तो उसके रन मेथड को भी यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा हमें, जैसे हमने माई थ्रेड 1 में किया था। तो सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर भी कर दी, और उसको हमने यहाँ पर पास कर दिया है टेबल जो का रेफरेंस ऑब्जेक्ट है टी। इस टी के थ्रू हमने प्रिंट टेबल, ये जो प्रिंट टेबल है, इस मेथड को हमने कॉल किया, और यहाँ पे नंबर दिया 100। तो ये 100 कहाँ जाएगा? n में कलेक्ट होगा 100, और ये क्या होगा? ये फिर से 5 टाइम्स आइट्रेशन से लेंगे फॉर लूप के थ्रू। तो यहाँ पे 100 × 1 100, तो 100, 200, 300, 400 एंड 500, इस तरीके से ये प्रिंट होगा विथ डिले ऑफ 400 मिलीसेकंड्स। इस तरीके से ये प्रिंट होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन क्लास में। ठीक है, मेन क्लास में हमने क्या किया? हमारे मेन मेथड लिखी। ठीक है, मेन मेथड में हमने टेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, OBJ, टेबल OBJ इज इक्वल टू न्यू टेबल। ठीक है, फिर हमने क्या किया? यहाँ पर माई थ्रेड 1, ये जो क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया T1 नाम से। माई थ्रेड 1 T1 इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड 1, और यहाँ पर हमने क्या किया? उसे और उस ऑब्जेक्ट को, ये जो टेबल का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। तो ये यहाँ से कहाँ जाएगा? जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ये माई थ्रेड 1, ठीक है, तो माई थ्रेड 1 कहाँ गया? यहाँ पर कंस्ट्रक्टर पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो क्या होता है? कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो क्या हुआ? ये जो टेबल है, ये टेबल का यहाँ पे जो टी है, इस पर कलेक्ट क्या हुआ? OBJ कलेक्ट हुआ। यहाँ से जो पास किया गया OBJ है, वो यहाँ पर इस टी में कलेक्ट हुआ। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे टी में क्या कलेक्ट हुआ? OBJ कलेक्ट हुआ। ठीक है, फिर हमने क्या कहा? इस टी को असाइन कर दो। कहाँ, किसे असाइन कर दो? तो इस टी को। तो जो ये जो दिस डॉट टी है, ये है। ठीक है, ये टी जो है ये है, और ये टी जो है ये है। तो यहाँ पर जो कलेक्ट की गई वैल्यू है, उसके थ्रू हमने क्या किया? इसे असाइन कर दिया। तो अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यू है, और इस वैल्यू के थ्रू हमने इस प्रिंट टेबल को कॉल किया, और उसे वैल्यू पास कर दी 5, और फिर वो यहाँ पे गया, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो गया। सेम एज माई थ्रेड 2, हमने यहाँ पे यही ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ठीक है ना? और इसके बाद हमने क्या किया? T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट। तो यह जैसे ही ये T1 स्टार्ट कहलाएगा, तो यहाँ से क्या होगा?
ये मेथड कॉल होगी रन मेथड, थ्रेड 1 की रन मेथड कॉल होगी, क्योंकि हमने क्या किया है, T1 को स्टार्ट किया है। और जब हम T2 डॉट स्टार्ट कहेंगे तो माई थ्रेड 2 की रन मेथड कॉल होगी। ओके, एग्जीक्यूशन देखते हैं इसका। कंपाइल किया हमने, टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आउटपुट जो है वो ध्यान से देखिए। देखिए क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है आउटपुट? हेलो, जी सर आ रहा है। हाँ ठीक है। तो कैसे हमें पता चल रहा है कि कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट हो रहा है? दोनों थ्रेड जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, T1 जो है, T1 को हमने पास किया था 5, इसलिए पहले T1 एग्जीक्यूट हुआ। फिर T2 को हमने 100 पास किया था, ठीक है, तो यहाँ पे 100 प्रिंट हुआ। T1 और T2 साइमल्टेनियसली चल रहा है, लेकिन T1 को एग्जीक्यूट होने में थोड़ा और समय था, इस वजह से क्या हुआ, T2 का एक और एग्जीक्यूशन हो गया, 200 100 टू 100 हो गया। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, T1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर T1 एग्जीक्यूट हुआ है, फिर T2 एग्जीक्यूट हुआ, फिर T1 T2 T1, और यहाँ पे T1 ख़त्म हो गया, क्योंकि आइट्रेशंस ख़त्म हुए वहाँ पे 5 बार हो गया, और यहाँ पे T2 ख़त्म हुआ। तो हमें कैसा चाहिए कि एक बार एक थ्रेड अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, तो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट हो। तो ऐसे सिनारियोज़ में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आए हमें कि किस वजह से हमें सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करना पड़ रहा है। हमें आउटपुट प्रॉपर मिला क्या यहाँ पर, हमें क्या चाहिए, 5 10 15 20 25 100 200 300 400 500, इस तरीके से आउटपुट चाहिए। तो क्या आउटपुट हमें प्रॉपरली मिला? नहीं। तो ऐसे आउटपुट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें हमारे ऑब्जेक्ट्स को, मेथड्स को सिंक्रोनाइज़ करना पड़ेगा। तो जब सिंक्रोनाइजेशन होगा तब क्या होगा कि एक थ्रेड एट ए टाइम कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाएगा, और उसके बाद ही दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसको मिनिमाइज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो क्लास है ये विदाउट सिंक्रोनाइजेशन का क्लास है। अब ये जो प्रिंट टेबल मेथड है, सेम क्लास हमने यहाँ पे यूज़ किया है, फिर सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पर, उसे सिंक्रोनाइज कीवर्ड ऐड कर दिया है उसके आगे, बाकी कंप्लीट कोड सेम है। ठीक है, सिर्फ हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंक्रोनाइज कीवर्ड ऐड कर दिया है। क्या इसे फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है सारे क्लासेस को, या हम लोग डायरेक्टली एग्जीक्यूशन देखें? सर एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूट करते हैं, ग्रेट। अब देखिए 5 10 15 20 25 एक आइट्रेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद उसने दूसरा थ्रेड लिया। तो अब हमें ये जो मिला है ये प्रॉपर आउटपुट मिला है। ठीक है, तो इस वजह से हम सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करते हैं, और हमारे प्रोग्राम्स में हम मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? ठीक है, तो हाँ, ये जो है ना, ये प्रोग्राम्स आप इम्प्लीमेंट करके देखिए कि किस तरीके से सिंपल प्रोग्राम है ये। ठीक है, ये प्रोग्राम सिंपल है, इम्प्लीमेंट करके देखिए इन्हें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसे रिजॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ओके सर। ओके, जी सर। तो आज रुकते हैं फिर यहीं। ठीक है।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, ग्रेट। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं मैंने, वो मूडल पे अपलोड करना बाकी है। तो आज एक्चुअली क्या है, वो मुझे मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने लीला विभाग में बात की है, तो मुझे एक्सेस नहीं मिल पा रहा है मेरे अकाउंट का। समहाउ कुछ प्रॉब्लम हो गया है शायद, तो मैंने बात की है। तो जैसे ही मुझे एक्सेस मिलता है तो मैं अपलोड कर दूँगा। अगर आपको चाहिए तो मैं यूट्यूब की लिंक, जो चैनल है यूट्यूब का, उसकी लिंक दे देता हूँ आपको। आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं वीडियो। हाँ सर, लिंक है सर। लिंक है ना आपके पास? यूट्यूब। हाँ, तो जी, वहाँ पे, ठीक है, हाँ, आपको बता दूँ। तो वहाँ पे आप वो देख लीजिए। अगर पॉसिबल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मतलब जब भी मैं कोई अपलोड कर दूँगा वीडियो, तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा उसका। जी सर। ठीक है, आज आज या मंडे तक मैं अपलोड कर दूँगा उसे। ठीक है, मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हमारे, हमने जो भी अब तक किए हैं, वो सारे लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। बस उनको मूडल पे लिंक देना बाकी है। सर आप सी प्लस प्लस पर क्लास ले रहे हैं ना, सिर्फ यूट्यूब पे? हाँ, PGDCA का सर कितने बजे से? 5 से 6 मंगलवार और बुधवार को 5 से 6। ठीक है सर। लेकिन मुझे ऑफिस ज्वाइन नहीं करना है नेक्स्ट वीक से। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीक से आप आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। चलो, बाय बाय।